to One TV English Bulletins. Adani Group faces loss. Shares of Adani Group companies plumped by up to 7%, leading to a loss of around 53,000 crore in investor value. The market capitalization of 10 Adani stocks dropped to 16.7 lakh crore amid allegations from US short seller Hindenburg Research. The report implicated SEBI chairperson Madhavi Puri Bach and her husband in connection with offshore funds allegedly used by Vinod Adani to manipulate the shares. Adani Green Energy and Adani Total Gas were among the hardest hit. Hindenburg criticized SEBI's impartiality, but SEBI's defend Bach, asserting she has made the required disclosures and recused herself from conflicts of interest. SEBI is actively investigating the claims, having issues over 1,100 communications and reviewed extensive documents. By 200 points in the initial trade. It seems market is discounted and dismissed the. I mean, I don't comment on individual stocks, but I think looking at the, as I said, Sensex, it seems market is. On Monday, the Bharatiya Janata Party or BJP claimed that Hungarian-born US investor George Soros is the primary investor of Hindenburg Research. BJP MP Ravi Shankar Prasad alleged that Soros, known for his critical stance against India, is behind the research firm which has been involved in controversies regarding Indian companies. Prasad criticized the Congress party for what he described as an alignment with Soros' alleged anti-India agenda and accused them of harboring enormously towards both Narendra Modi and India. On behalf of the National Forum of the BJP, we would like to say with full sense of responsibility that after being rebuffed by the people of India, the Congress party, its allies and its closest allies, the Toolkit Gang, have conspired together to usher in economic anarchy and instability in India. देश में आर्थिक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता स्वाभाविक है. हिंडनबर्ग इज अगेन एट द सेम गेम. ये रिपोर्ट शनिवार को रिलीज होती है, रविवार को हल्ला मचता है ताकि सोमवार को पूरे कैपिटल मार्केट को अस्थिर कर दिया जाए. थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझना जरूरी है. भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से बढ़ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं. क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मूडीज, क्या अदर्स, सबों ने भारत की ग्रोथ रेट को बहुत अप्रिशिएट किया है. भारत में वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबल FII, FDI आए हैं. भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हैं, छोटे इन्वेस्टर भी हैं, जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से बहुत खुश हैं. इंडिया इज ए सेफ, स्टेबल एंड प्रॉमिसिंग मार्केट इन द शेयर्स एज वेल. सेबी का काम क्या है? सेबी को उसकी कानूनी जिम्मेवारी है कि ये मार्केट ठीक चले. और जो मित्र इसको फॉलो करते हैं, आपको मालूम है कि सेबी एक्ट में सुनवाई का प्रावधान है, निर्णय होता है, उस निर्णय के खिलाफ एक अपील का भी प्रावधान है, जहां जजेस भी बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, और उसके खिलाफ एक अपील का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में भी है. तो एक पूरा स्टैट्यूटरी स्ट्रक्चर है कि भारत के कैपिटल मार्केट को किस तरह से मैनेज किया जाए. अब मैं एनार्की के कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं. मैंने जानबूझ के जिम्मेवारी से इकोनॉमिक एनार्की के शब्दों का प्रयोग किया है. पहले हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आपको मालूम है. उसकी डेट आपको मालूम है कि जनवरी में ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का. 24 में 22 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई थी, बाद में एक और कंप्लीट हो गई. तो वो एक लीगल प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चला है. अच्छा होता जो राजीव गांधी या कांग्रेस के लोग जेपीसी की बात करते हैं, बड़े वकीलों की फौज है उनके साथ, तो पेश हो जाते उसी में, इंटरवेन करते उसमें. कुछ नहीं किया. उसके बाद
हिंडनबर्ग को नोटिस दी जाती है जुलाई में कि आपने जो आरोप लगाया कानून के विरोध में, आप जवाब दीजिए। हिंडनबर्ग ने वो रिपोर्ट बाकायदा वो नोटिस अपने वेबसाइट पर भी दी है, जिसमें उनको नोटिस क्यों भेजी गई है वो भी कारण है। उसका जवाब देने की बजाय अब ये फ्रंट खोला गया है। मैं फिर रिपोर्ट कर रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग के खिलाफ बाकायदे सेबी ने एक नोटिस किया जुलाई में, अपनी पूरी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में हुई थी, उनके आदेश के कारण हुई थी, तब अपने बचाव के पक्ष में कोई जवाब दिए बिना उन्होंने ये अटैक किया है, बेसलेस अटैक, जिसका जवाब एक ग्रुप ने दिया है, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी के चेयरपर्सन ने दिया, उनके परिवार ने दिया, हमें कुछ नहीं कहना है। जिसका जवाब सेबी ने भी दिया है। A video of Sumedha Bhaker, mother of Olympian Manu Bhaker, meeting javelin star Neeraj Chopra in Paris has gone viral, capturing over 500,000 views on X, formerly Twitter. The footage shows Sumedha Bhaker warmly interacting with Chopra, reacting to widespread online speculations and amusement. Manu Bhaker, who won 2 bronze medals, and Neeraj Chopra, who earned silver, both represented India at 2024 Paris Olympics. Despite plans for Chopra to accompany Bhaker at the closing ceremony, P.R. Srijesh was chosen instead. The video, which features Sumedha holding Chopra's hand and conversing enthusiastically, has sparked playful comments about potential matchmaking. The connection is highlighted by both athletes hailing from Haryana, adding a touch of Bollywood-style intrigue. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee announced that if the police do not solve the brutal rape and murder case of postgraduate trainee doctor by Sunday, she will transfer the investigation to the Central Bureau of Investigation or CBI. Banerjee expressed concerns about the CBI success rate but emphasized that if students demanded, her government would support the central probe. The case has sparked ongoing protests leading to the resignation of RG Kar Medical College's principal Sandeep Ghosh. The autopsy of the 28-year-old victim revealed severe injuries including bleeding from multiple body parts and extensive trauma. Banerjee has vowed to seek the death penalty for the accused and stated that there are no objections to an alternative investigative agency if requested. A physical education teacher named Annamalai has been suspended from the government-aided school near Mittur in Tamil Nadu's Salem district after a video surfaced showing him slapping and kicking football players. The assault, reportedly driven by his frustration over the team's performance in a tournament, was widely condemned after going viral on social media. Annamalai is seen attacking students who were seated and still in their sports gear, questioning their performance and pulling their hair. The district education department has suspended the teacher and announced a thorough inquiry into the incident. Dr. Sandeep Ghosh, the principal of RG Kar Medical College in Kolkata, resigned amid intense protest over the rape and murder of 31-year-old postgraduate doctor on campus. Ghosh, accused of victim blaming and facing criticism from BJP leader Shubhendu Adhikari, denied making any such remarks and claimed he was being unfairly defamed. The victim's autopsy revealed she suffered severe injuries and was murdered, not a suicide, with signs of strangulation and smothering. One arrest have been made and the accused is reportedly a civic volunteer. Although this has not been confirmed by the police, the incident has triggered a political storm with calls for a CBI investigation and strong reactions from the ruling Trinamool Congress and opposition parties. Chief Minister Mamata Banerjee has vowed to pursue the death penalty of the perpetrator and expressed openness to a central agency probe. और हमें लगता है कि ये चीज जो है, इसको निंदा जो है हर डॉक्टर को, हर उस इंसान को जो डॉक्टरी से जिसका कभी ना कभी लेना देना रहा है, जो मरीज रहा है, कुछ भी है किसी के परिवार में, उसको निंदा करनी चाहिए। हमने कल इसके रिगार्डिंग एक नेशनल स्ट्राइक का एक नोटिस निकाला था फोडा के तहत। उसमें 4-5 डिमांड्स रखी थी। हम अभी भी उन डिमांड्स के साथ खड़े हैं। अगर वो डिमांड्स मानी जाएंगी, उन पे कुछ एड्रेस करा जाएगा तो वी विल कॉल ऑफ दिस स्ट्राइक। वी डोंट वांट द पेशेंट्स टू सफर, इसलिए हमने अभी इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया है और वहां पे डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया है। जैसे हमारे लेटर में है, सबसे पहली मांग तो जो एपी सेंटर है इस पूरे आंदोलन का, वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता है।
वहां के जो डॉक्टर्स ने मिला जुला के एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया है सारी मांगों का, कल शाम की प्रेस रिलीज में वो आप लोगों के पास होगा, हम भी शेयर कर देंगे। वो मांगे पूरी होनी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मांग है कि उनके साथ सीबीआई इंक्वायरी करी जाए, कोई सेंट्रल एजेंसी जांच करे जो निष्पक्ष हो, एक ये मांग है। उसके अलावा उनकी मांग है कंपनसेशन की। हैरानी की बात है कि अभी तक जो मृतक है और मृतक का परिवार है उसको कोई भी कंपनसेशन अनाउंस नहीं करा गया। कहीं बाढ़ आती है, कहीं आग लग जाती है, तुरंत कंपनसेशन अनाउंस हो जाता है, यहाँ पे कुछ अनाउंस नहीं हुआ। उसके अलावा उनकी कुछ लोकल इंस्टीट्यूट की डिमांड्स हैं जो उनके अस्पताल की हैं, वो भी पूरी होनी चाहिए। और उसके साथ हमारी जो एक जुड़ी मांग है पूरे देश की, वो सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट पे कुछ जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाने चाहिए। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से, और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया। 11 बजे तक ये चीज को दबाया गया, दिस वाज नॉट लेट आउट, और इनिशियली साइकोसिस और कुछ चीजें करके सुसाइड करा है, ये सब चीजें करके मिसगाइड किया गया। लेटर ऑन जब वहां के बच्चों ने, जो वहां का सेकेंड ईयर उसका जो कलीग है वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, उसका सीनियर थर्ड ईयर मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है, दे डिमांडेड कि भाई हमें जानना है हुआ क्या, हमने देखा आंखों से। Then there was a postmortem that was done in front of their eyes. Everybody acknowledged कि yes, she was raped, yes, she was murdered soon after. Congress leader Supriya Srinate fiercely criticized SEBI chief Madhavi Bach and her husband Dhaval Bach and Prime Minister Narendra Modi in response to the Hindenburg research report on the Adani Group. She accused the report of severely damaging SEBI's credibility and questioned whether SEBI's inaction against Adani was influenced by Bach's involvement. Srinate condemned the government's handling of the investigation, highlighting that despite the Supreme Court's demand for a thorough probe, SEBI failed to take decisive action. She described the situation as the biggest criminal conspiracy, claiming the report has exposed and undermined the integrity of SEBI's leadership. ये IPE Plus Fund 1 अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने IIFL के माध्यम से खोला था। तो बुच दंपति ने खाता खोला सिंगापुर के एक IPE प्लस फंड में, जिसका स्थापना अडानी समूह के एक डायरेक्टर ने IIFL के माध्यम से की। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि IIFL ने अपनी एक घोषणा, और ये सारे दस्तावेजों के साथ है, ये सारे दस्तावेज आपके पास ऑलरेडी हैं, चाहिए होंगे तो हम साझा कर देंगे। अब यही रिपोर्ट आगे बताती है कि IIFL ने अपनी एक घोषणा में बुच दंपति के इन्वेस्टमेंट सोर्स को सैलरी बताया और कुल संपत्ति करीब $10 मिलियन की आंकी गई। दो तथ्य और बताकर हम इस पर जो राजनीतिक सवाल हैं, जो प्रोबिटी के क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उस पर जरूर जाएंगे। दो तथ्य और जानने जरूरी हैं, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा दो और एंटिटीज का प्रमुखता से जिक्र है। एक है अगोरा और दूसरा ब्लैकस्टोन। ये दोनों अहम किरदार हैं, नाम याद रखिएगा, अगोरा एंड ब्लैकस्टोन। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 सेबी प्रमुख बनने के टाइम तक माधवी बुश तब सेबी में होल टाइम मेंबर थी और उनके पास तब एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म में 100% हिस्सेदारी थी। इस कंसल्टिंग फर्म का नाम अगोरा पार्टनर्स है। नाम याद रखिएगा, सिंगापुर बेस्ड कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स, जिसका स्वामित्व माधवी बुच जी के पास था जब वो होल टाइम सेबी मेंबर थी, सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपनी शेयरधारिता अपने पति को ट्रांसफर कर दी। ये अगोरा की बात कर रही हूं मैं। रिपोर्ट आगे बताती है कि अगोरा पार्टनर्स जो है वो 2013 में सिंगापुर में रजिस्टर हुआ था और आज भी सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच जी
वर्तमान में अगोरा एडवाइजर नाम की कंपनी में 99% की हिस्सेदार हैं। उनके पति इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंसल्टिंग फर्म में वो 100% स्वामित्व था, उन्होंने अपने पति को ट्रांसफर कर दिया था। एडवाइजरी जो अगोरा एडवाइजरी के नाम से है उसमें 99% की हिस्सेदार है। यहां पर एक आंकड़ा बता रही हूं और यह जानना जरूरी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अगोरा ने $2,61,000 का रेवेन्यू कमाया था। यह उनकी कमाई थी। जो माधवी बुच जी जो सेबी की प्रमुख है, उनके वेतन का करीब 4.5 गुना है। अगोरा की बात हो गई। अगोरा एक कंसल्टिंग फर्म था, वो कंसल्टिंग का बिजनेस करते हैं। उसमें माधवीपुरी बुच जी का स्वामित्व था। पति को ट्रांसफर हुआ, 4.5 गुना उनका रेवेन्यू $2,61,000 सिर्फ 2022 तक था। अब दूसरे अहम किरदार की बात कर लेते हैं और वो है ब्लैकस्टोन। एक रीट्स नाम की चीज होती है जो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है। एक जैसे म्यूचुअल फंड होता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, वैसे ही एक रीट्स है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसकी बहुत पैरवी आजकल सेबी करता है। माधवीपुरी बुच जी ने तो सार्वजनिक रूप से इसको अपना फेवरेट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट भी बताया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फ्यूचर भी बताया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक सेबी चीफ पर उन्होंने ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों को रेगुलेटरी मतलब नियम कानून बनाकर फेवर देने के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवीपुरी बुच जी के पति धवल बुच ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर बन गए, वरिष्ठ सलाहकार वो नियुक्त हो गए ब्लैकस्टोन के। और ब्लैकस्टोन रीट्स का एक बड़ा प्लेयर है इंडिया में। एक बात यह भी बता दूं कि इनके पति इससे पहले रियल एस्टेट में कभी इन्वॉल्व नहीं थे, कैपिटल मार्केट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत सीमित था। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था। Tom Cruise made a dramatic impression as the showstopper at the Paris Olympics 2024 closing ceremony. Renowned for performing his own stunts, Cruise jumped from the roof of Stade de France, landing on stage to a cheering crowd. The actor, joined by Los Angeles Mayor Karen Bass, symbolically passed the Olympics baton from Paris to La before riding on a motorcycle set to the Red Hot Chili Peppers, by the way. His performance continued with a pre-recorded video of him parachuting near the Hollywood sign and attaching the Olympic rings. Cruise, a notable presence throughout the Games, has previously attended the opening ceremony and several events and was honored with France's Legion of Honor shortly before the Olympics began. In a thrilling development, the BCCI has announced the return of cricketing icons Rohit Sharma and Virat Kohli to the domestic circuit as they will feature in the prestigious Duleep Trophy. Both players who have been absent from the domestic cricket due to international commitments are set to make a good comeback. Are set to make a grand comeback, much to the excitement of fans. Rohit Sharma, known for his explosive batting, and Virat Kohli, celebrated as one of the greatest batsmen ever, will bring star power and heightened competition to the tournament. Their inclusion not only underscores the BCCI's dedication to domestic cricket, but also provides them with an opportunity to refine their skills ahead of key international fixtures. Their participation is expected to boost ticket sales, viewership, and the overall profile of the Duleep Trophy. Mia Leroux, a 28-year-old deaf woman, won the Miss South Africa beauty pageant amid controversy. In her acceptance speech, Leroux, who has a cochlear implanted and was diagnosed with profound hearing loss at age 1, expressed hope that her victory would inspire others who feel excluded or face financial and physical challenges. She highlighted her personal journey, including years of speech therapy, and emphasized her mission to break barriers and advocate for inclusivity. That's all for today. Thanks for watching with me, Esma.